यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है। संपूर्ण तैयारी प्रवेश परीक्षा के बारे में, संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, फॉर्म फिलअप के बारे में, साथ ही साथ स्कॉलरशिप प्रक्रिया के बारे में भी हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर आपको डिटेल्स मिलती रहती हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उनसे भी हमारे साथ जुड़िए, जिससे आपको जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके लिए पूरी तैयारी हो जाए। अगर आपको पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र चाहिए तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आप कला वर्ग के हों या साइंस वर्ग के हों, जिसमें 3400 प्रश्न हल प्रश्न मिले होंगे आपको, उन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे भी आप देखिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? ए फौजदारी कानून, बी विवाह तथा विवाह विच्छेद, सी सार्वजनिक व्यवस्था, डी आर्थिक व सामाजिक नियोजन। उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो आपका सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं है। यह राज्य की सूची प्रविष्ट संख्या 1 के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, समवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या 1 फौजदारी कानून, प्रविष्ट संख्या 5 में विवाह तथा विच्छेद का वर्णन है, तब जबकि प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक व सामाजिक नियोजन का उल्लेख करता है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का मामला होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है? ए सीमित और असीमित, बी परिभाषित और अपरिभाषित, सी विधिक और वास्तविक, डी संपूर्ण और व्यापक। प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए, क्या बता रहे हैं? लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है, बताइए। तो लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में कैसी है? डी संपूर्ण और व्यापक है, क्योंकि भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें है, ये बताइए। क्या है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, इनमें से कोई नहीं। तो यह भी एक अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी अनुच्छेद 324 में इसका निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह संसद, राज्य, विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन में के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था? ए ह्यूम, बी जॉर्ज यूले, सी अल्फ्रेड वेब, डी एनी बेसेंट। तो यह प्रश्न बार बार आता ही रहता है घूम घुमा के, तो आपको उत्तर देना है। बताइए इसका उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जिसे बोला जाता है का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ठीक है, जॉर्ज यूले था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन प्रयागराज में संपन्न हुआ था, तत्कालीन इलाहाबाद। चलिए, अब तो प्रयागराज वापस हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? ए भारत के संविधान में, बी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 में या से 1958 में, सी निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, डी दंड तथा निर्वाचन विधि अधिनियम 1969 में। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का, वोटर आईडी कार्ड की बात हो रही है, देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? इसका उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा
उत्तर दें तुरंत, बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक। प्रश्न को जल्दी पढ़ना है, तुरंत समझना है और उत्तर तुरंत देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक। ABCD करके उत्तर भी आपके देखे जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से भी हमारे आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। निम्नलिखित में से साख की मांग हेतु, वहां आपको क्विजेज होती हैं डिफरेंट और डिस्कशन होता है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से साख की मांग हेतु सर्वाधिक ब्याज लोच मांग किसके लिए होगी? ए दीर्घावधि निवेश, बी अल्पकालिक निवेश, सी कार्यशील पूंजी हेतु, डी बचे स्टॉक को बनाए रखने के लिए। तो सबसे ज्यादा आपको सर्वाधिक ब्याज इंटरेस्ट का कहां आप मांग सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि साख की मांग हेतु सर्वाधिक ब्याज लोच मांग दीर्घावधि के लिए निवेश के लिए हो सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए कम मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? ए सार्वजनिक उधार, बी कर, सी उत्पादन, डी सार्वजनिक उद्यमों के अतिरेक। कौन सा सार्वजनिक, देखिए नहीं की बात हो रही है, का नहीं स्रोत नहीं है, नहीं तो आप तुरंत लगाते हैं भाई सार्वजनिक उधारी तो हो गया सार्वजनिक। तो ध्यान रखिएगा, सब्सिडी उत्पादन जो है एक प्रकार का दान होता है जो किसी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम के लगाया जाता है, यह सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। तो उपदान, सॉरी मैंने शायद गलत पढ़ा था, उपदान बोलना है, ठीक है। उत्पादन नहीं, उपदान। तो उपदान को ही इंग्लिश में सब्सिडी बोलते हैं। तो यह सार्वजनिक का स्रोत नहीं है। सार्वजनिक ऋण उधार का व कर व सार्वजनिक उद्यमों के अतिरिक्त सार्वजनिक आय का स्रोत है, ठीक है। तो उपदान मतलब सब्सिडी होता है जो आपको जैसे गैस सिलेंडर पे मिलती थी या किसानों को फर्टिलाइजर पे मिलती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को किस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है? ए राज्य सहकारी बैंक, बी केंद्र सहकारी बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी रीजनल रूरल बैंक। नाबार्ड हो गया, ठीक है। सहकारी संस्थाओं को किस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है? तो बताइए इसका प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान होता है। तो राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, राज्य का अंडर आता है ये। ग्रामीण विकास से संबंधित अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 4 संस्थाओं के ऋण प्रदान करता है। ये है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, डिफरेंट बैंक है मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट कर नहीं है। ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी मृत्यु कर, डी बिक्री कर। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से, ठीक है। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है ना। बिक्री कर जो होता है, जब आप कोई चीज का बिक्री कर देते हैं तब वो अप्रत्यक्ष होता है। साथ ही साथ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, उदाहरण है, जबकि आयकर, संपत्ति कर और मृत्यु कर प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस प्रकार की वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक होती है? ए विलासिता की वस्तुओं के, बी आरामदायक वस्तुओं, सी अनिवार्य वस्तुओं, डी सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए एक समान होती है। तो अगर किसी को व्यक्ति को बचत करनी है तो सबसे ज्यादा बचत किसके लिए करेगा? सीधी सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज अनिवार्य वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो अनिवार्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक होगी, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं जैसे जीवन रक्षक दवाइयां, नमक आदि की मांग की आय लोच शून्य होती है। इस पर आय के बढ़ने अथवा घटने का कोई प्रमुख नहीं असर पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कठिन है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी ज्वाइन हो जाइएगा। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है। ए केवल भूमि से, बी केवल पूंजी से, सी केवल श्रम से, डी भूमि श्रम व पूंजी से। तो लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है किससे? तो लगान सिद्धांत के अनुसार लगान भूमि श्रम व पूंजी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भूमि श्रम और पूंजी, मतलब डी ऑप्शन सबसे प्राप्त होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि में ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति के प्रत्येक ऐसे साधन में जिनमें भूमि के गुण हो लगान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ए योजना आयोग द्वारा, बी वित्त आयोग द्वारा, सी केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। अभी इसका नया आंकड़ा भी आया है, नया आंकड़ा भी आया है, तो उसे भी जरूर पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है, ठीक है। इसमें 3 विधियों का प्रत्येक किया जाता है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, अतः विकल्प जो आपका सी है वही आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारों की आय का स्रोत है, ए सीमा शुल्क, बी निगम कर, सी आयकर पर अधिकार, बी भू राजस्व। बताइए किससे, किसी राज्य को, जैसे हमारा यूपी राज्य है तो इसमें अगर राज्य की जो आमदनी होगी वो स्रोत होगा, वो क्या होगा, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर पर अधिकार, बी राजस्व। तो बताइए उत्तर क्या है, डी क्या है उत्तर, बताइए। भू राजस्व राज्य सरकार की आय का स्रोत है, तो सिर्फ यही एक स्रोत है। सीमा शुल्क तो सीधी सी बात है, और आयकर भी उन्हीं को मिलता है, केंद्र सरकार को। इसके अलावा भूमि उत्तराधिकार कर, स्टाम्प शुल्क, चुंगी कर, तंबाकू, नशीले पदार्थ पर कर इत्यादि भी राज्य सरकार की आय का स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ए नोट निर्गमन, बी बैंक दर नियंत्रण, सी साख सृजन, डी आंकड़ों का प्रकाशन। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से, इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। क्या उत्तर होगा, बताइए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक केंद्र बैंक का कार्य नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। केंद्र बैंक का कार्य नहीं है, तो साख सृजन करना केंद्र बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, यह कार्य नहीं है उनका, ठीक है, और नहीं है, यह वाणिज्यिक के बैंकों के कार्यों में आता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य नोट निर्गमन, विनियम नियंत्रण, साख नियंत्रण, बैंकों का ऋणदाता, सरकार को वित्त प्रदान करना आदि होता है। तो देखिए अगर आप कला वर्ग से हैं तो प्रश्न तो कठिन आएंगे, कोशिश करिएगा कि आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। निम्न में से प्राथमिकता क्षेत्र में कौन है, ए खुदरा व्यापारी, बी स्वयं के धंधे चलाने वाला, सी किसान, डी उपयुक्त सभी। बताइए निम्न में से प्राथमिकता क्षेत्र में कौन आता है, प्राथमिकता मतलब प्राइमरी, ठीक है। तो दिए गए सभी विकल्प प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत किसानों, छोटे उद्योगों, कारीगरों, स्वरोजगार प्राप्त करने वाले सभी निर्यातकों आदि को शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अब कुछ प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है, जो फाइनल कमेंट बॉक्स होता है उसमें दीजिएगा, तो हमें समझ आएगा कि आप यहाँ तक देखते हैं कि नहीं, लास्ट तक कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तभी तो हमें अच्छा लगेगा कि देख रहे हैं, तभी हम रेगुलर वीडियोस लाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है, ए मनोविज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना, बी मनोविज्ञान उपकरणों का चित्र बनाना, सी प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। कैसे उत्तर देना है मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में नीचे जो है फाइनल वाला उसमें उत्तर लिखना है। क्या है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, सारे जो प्रश्न हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो रिपीट करके भी देख सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस से भी जुड़िए। साथ ही साथ ये जो पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र हैं इन्हें भी आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल को से भी जुड़ जाएं। धन्यवाद।